एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज बाल विकास के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। ये सीरीज़ जो चल रही है, सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है और इस सीरीज़ में लगभग 300 क्वेश्चन आने हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये 300 जो क्वेश्चन है आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये 300 क्वेश्चन कर लिए आपने और इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो ये आपको एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो बीच बीच में और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपके आते रहेंगे, जैसे अभी एनसीएफ का एक वीडियो आया है, कल या परसों में आपका आरटी एक्ट 2009 का वीडियो भी आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ़िलहाल ये सीरीज़ में आप बने रहें, जो 300 प्रश्नों की ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आप बने रहें। और जो बीच में वीडियो अपलोड होते हैं, जैसे एनसीएफ है, आरटी एक्ट है, या और भी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, वो आपके टॉपिक कवर होते रहेंगे। क्योंकि बाल विकास और शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ से 30 नंबर का पोर्शन है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और पहला क्वेश्चन है 85 नंबर। इससे पहले के क्वेश्चन सब अपलोड हो चुके हैं, ये 85 नंबर है। पहला जो क्वेश्चन है वो है 85 नंबर। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो कितनी माह की उम्र में बालक अपनी माँ को पहचानना जो है प्रारंभ कर देता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? आप खुद भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसमें, क्योंकि भले ही आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हों, लेकिन आप इसमें सोच सकते हैं। बाल विकास है, मनोविज्ञान है, आप इसमें थोड़ा सा अगर माइंड लगाएं तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसमें कोशिश कीजिए। बालक जो है वो अपनी माँ को पहचानना कितने माह से जो है प्रारंभ कर देता है अपनी माँ को पहचानना? 6 माह, 8 माह, 9 माह या फिर 3 माह? तो इसका सही आंसर होगा चौथा, यानी 3 माह। 3 माह में बच्चा जो है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। इसका सही आंसर होगा डी, यानी 3 माह। ठीक है, नेक्स्ट 86 नंबर है। बालक ज़मीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? कोई भी बालक, ज़मीन पर बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, वो अपनी पसंद का खिलौना जो है उठा लेता है, तो आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह या 8 से 9 माह? तो क्या होगा आपका आंसर? बताइए, कितने माह का वो होगा जो वो अपनी पसंद की चीज़ें उठा लेगा? तो बताइए आपके अनुसार कौन से, उसकी क्या आयु होगी? उसकी आयु होगी 8 से 9 माह। ये जो है डी आंसर सही हो जाएगा। 8 से 9 माह की उम्र में बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं चुनना सीख जाते हैं। मतलब कुछ भी खिलौने उनके पड़े हैं, खिलौनों की ही आयु होती है। तो वो खिलौने, अगर अपनी पसंद के खिलौने हैं उनके, तो वो खिलौने या कुछ भी चीज़ें हैं जो उनको पसंद है वो उठाने लग जाते हैं। तो वो कौन सी होती है आयु? या फिर आयु तो शैशवावस्था ही होती है यहाँ पर, क्योंकि सभी शैशवावस्था के ही हैं, लेकिन कितने माह में? तो 8 से 9 माह में। ठीक है, नेक्स्ट। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जब बालक का जन्म होता है तो उस समय उसके मस्तिष्क का भार औसतन या लगभग कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? कितना होता है? इसका आंसर है बी, 350 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम जो है औसतन या लगभग जो है शिशु का जो जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आ सकते हैं कभी। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चन स्तर उनका बदला हुआ लगेगा। कुछ क्वेश्चन आसान भी होना चाहिए। यही प्रश्न पत्र की एक पहचान है कि प्रश्न पत्र में कठिनाई का स्तर अधिक भी होना चाहिए, मीडियम भी होना चाहिए, लो भी होना चाहिए। यानी आसान प्रश्न भी होने चाहिए, मीडियम भी होना चाहिए, ना वो आसान हो ना कठिन हो, और कठिन भी होना चाहिए। यही एक अच्छे प्रश्न पत्र की पहचान है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए ईजी भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कठिन ही हैं। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है आपका। सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है?
पिछले किसी एक वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है ये सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है। तो सीखने का जो आदर्श काल है वो शैशवावस्था को माना जाता है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में चीज़ों को जितनी जल्दी ग्रहण करता है बालक, वो पूरे जीवन में उतनी जल्दी उतनी तेज़ी से ग्रहण नहीं कर पाता है जितनी तेज़ी से शैशवावस्था में चीज़ें सीखता है। तो सीखने का आदर्श काल इसीलिए किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को, क्योंकि शैशवावस्था में बालक का जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो सबसे ज़्यादा काम करता है, चीज़ों को जल्दी सीखता है। इसलिए सीखने का आदर्श काल किसको कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। और इसीलिए शैशवावस्था में बच्चों के सिर जो हैं वो गर्म रहते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा होता है उस समय। और ये उम्र होती है, ये जो अवस्था होती है, ये शैशवावस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन पूछा जाए किस अवस्था में जो बालक का मस्तिष्क है वो सबसे अधिक कार्य करता है, तो वो आपका आंसर भी शैशवावस्था ही होगा। शैशवावस्था में ही सबसे अधिक कार्य करता है मस्तिष्क बालक का, और पूरे जीवन में वो इतनी तेज़ी से इतनी कम टाइम में इतनी चीज़ें नहीं सीख पाता है जितना वो शैशवावस्था में सीखता है, इसलिए आदर्श काल है ये। नेक्स्ट, कल्पना जगत में विचरण होता है किस अवस्था में? इम्पॉर्टेंट है ये भी। कल्पना जगत में विचरण होता है किस अवस्था में? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था व किशोरावस्था में? किस में कल्पना जगत में विचरण होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था व किशोरावस्था? तो कल्पना जगत में विचरण किस में होता है? शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में। शैशवावस्था में भी यही चीज़ें होती हैं और किशोरावस्था में भी यही होता है। तो क्या है हमारा आंसर? डी सही हो जाएगा। शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में कल्पना जगत में विचरण होता है। तो यहाँ पर आप बाल्यावस्था नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में आए बाल्यावस्था में बच्चा जो है कल्पना करने लगता है या कल्पना जगत में जो है विचरण करता है, तो बाल्यावस्था नहीं है, यहाँ पर शैशवावस्था और किशोरावस्था आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ ही बिस्तर पर सुलाते ही वो रोने लगता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? कोई भी बच्चा है वो किसी पड़ोस में जो है अपनी ही माँ की गोद में सो रहा है, ठीक है। उसकी माँ जैसे ही उसे पड़ोसी के यहाँ ही सुलाती है, मतलब वो सो गया गोद में, फिर उसको वो पड़ोसी के यहाँ ही अगर लिटा दे तो वो लिटाते ही रोने लगता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? 24 माह, 12 माह, 10 माह या 18 माह? क्या होगी इसकी आयु? जब वो अपनी माँ की गोद में तो सो रहा है, लेकिन दूसरे के घर में वो बिस्तर पर लेटते ही रोने लगता है, मतलब कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है, तो उस बच्चे की आयु कितनी हो चुकी होती है, कितने माह का होगा वो आपके अनुसार? वो होगा 10 माह का, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 10 माह का जो है जब बच्चा होता है तो ये चीज़ें करने लगता है, यानी वो महसूस करने लगता है कि अपने घर को, दूसरे घर को या अपने चीज़ों को, और मतलब थोड़ा सा उसके अंदर आने लगती है ये चीज़ें। तो ये होता है 10 माह का समय। 10 माह सही हो जाएगा इसका आंसर। माह वाले जो है वर्ष में तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि कितने वर्ष में क्या चीज़ें करता है, लेकिन माह वाले थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो माह में होते हैं ये मुश्किल होते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाना। तो यहाँ पर 10 माह होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बालक मुख्य रंग, एक बार है यहाँ पे मुख्य, एक गलत लिख गया, ठीक है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कितने वर्ष में? बालक जो मुख्य रंग कौन से? हरा, लाल, पीला और काला, ये सभी जो मुख्य रंग होते हैं इनमें जो पहचान कर लेता है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? रंगों को पहचानने लगता है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, 3 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? तो 5 वर्ष में जो है बच्चा मुख्य रंगों को पहचानने लगता है। 5 वर्ष में 6 वर्ष में क्या होता है, वो उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है, नाम लिख जाता है, मतलब वो चीज़ों को सीख चुका होता है। हाँ, रंगों को पहचानना, वर्णों को पहचानना, ये सब चीज़ें 5 वर्ष में होती हैं। अगर आए कि अल्फ़ाबेट को पहचाना, यानी जो आ से ज्ञ तक के जो वर्ण होते हैं उनको पहचानना, या ए से लेके जेड तक के जो वर्ण होते हैं उनको पहचानना कितने वर्ष में पहचानने लगता है, तब भी आप 5 वर्ष करेंगे।
6 वर्ष नहीं, 5 वर्ष यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्णों को पहचानने लगता है 5 वर्ष में और रंगों को भी पहचानने लगता है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। नेक्स्ट, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता किस काल को कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? ये कहते हैं बाल्यावस्था को, क्योंकि बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का काल होती है। ये परिपक्व नहीं होता है लेकिन एक मिथ्या होती है। उस टाइम बालक जो है उसके अंदर ये चल रहा होता है कि जैसे वो परिपक्व हो गया है, वो चीज़ों को समझ सकता है, वो सारे काम खुद कर सकता है। ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं एक बालक के अंदर बाल्यावस्था में, कि वो सब कुछ कर सकता है कि और वो परिपक्व, जैसे परिपक्व एक मनुष्य होता है उसकी तरह वो अपने को समझता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये क्योंकि वो मिथ्या है इसलिए मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल। किशोरावस्था नहीं करना है, गलत हो जाएगा, बाल्यावस्था ही है। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये किस कारण जो है किस अवस्था में होता है? ये कार्य छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? किस में होता है? 3 पहियों की साइकिल चलाना किशोरावस्था में नहीं होगा, प्रौढ़ा में भी नहीं होगा, तो ये तो 2 आपके कट गए। अब बताइए शैशवावस्था या बाल्यावस्था? क्योंकि छोटे वाक्यों को भी बोलना इसमें शामिल है इसलिए शैशवावस्था होगा, क्योंकि बाल्यावस्था में तो बड़े वाक्य पूरे बोलने लगता है और शैशवावस्था में क्या होता है? छोटे छोटे वाक्य बोलना सीख जाता है और 3 पहियों की साइकिल चलाता है, क्योंकि 2 पहियों की नहीं चला सकता वो, इसलिए ये होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में नहीं। क्योंकि बाल्यावस्था में तो बड़े वाक्य बोलना सीख जाता है और मतलब पढ़ना भी सीख जाता है, तो शैशवावस्था में होता है ये कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है और 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये सब कार्य किस अवस्था के हैं? शैशवावस्था के। नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। कार्ल सी गैरिसन, ये एक विद्वान हुए हैं। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि या प्रयोगात्मक विधि? किस विधि का प्रयोग किया है इन्होंने? कार्ल सी गैरिसन ने। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर होगा बी, लंबात्मक विधि। कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का जो है अध्ययन किया है और ये जो है इस विधि के प्रतिपादक हैं। किसके? लंबात्मक विधि के। और ये किसने, अगर ऑप्शन में आता है लंबात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है या ये किसकी विधि है, तो ये कार्ल सी गैरिसन की है। और लंबात्मक विधि क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक नया शब्द आया है लंबात्मक विधि, तो लंबात्मक विधि क्या है ये भी जान लीजिए। लंबात्मक विधि में क्या होता है? जो भी प्रयोग होता है, जो भी अध्ययन होता है, वह एक ही बालक पर किया जाता है, तो उसको कहते हैं लंबात्मक विधि। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई अध्ययन किया जाता है और जो विद्वानों के द्वारा जो अध्ययन किए गए हैं, बहुत से विद्वानों के द्वारा बच्चों पर अध्ययन किए गए हैं, तो वो अलग अलग बच्चों पर अध्ययन करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग माइंड के, अलग अलग बुद्धि के बच्चों पर अध्ययन करते हैं, या अलग अलग वातावरण के बच्चों पर भी अध्ययन करते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या होता है, लंबात्मक विधि में यानी कार्ल सी गैरिसन ने इस विधि का जो है अध्ययन किया है और इस लंबात्मक विधि में क्या होता है, एक ही बालक पर सारे अध्ययन किए जाते हैं, यानी एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। किस विधि में? लंबात्मक विधि में। अगर आपसे इस तरह से भी पूछ लें कि एक ही बालक का अध्ययन किस विधि में किया जाता है, एक ही बालक पर, तो आप कहेंगे लंबात्मक विधि में। ठीक है। क्षैतिज में तो मतलब अलग अलग बालकों का हो सकता है, क्षैतिज विधि में अलग अलग बालकों का होगा, अलग अलग बालकों पर अध्ययन किया जाएगा, लेकिन लंबात्मक विधि में एक ही बालक पर अध्ययन किया जाता है, एक ही बालक का अध्ययन होता है लंबात्मक विधि में। ये बहुत ध्यान रखिएगा। और ये किसका है? कार्ल सी गैरिसन का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? इम्पॉर्टेंट है ये और बहुत इजी भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। किस पर सबसे पहले बच्चा आकर्षित होता है?
मान लीजिए एक तरफ माँ खड़ी है और एक तरफ ये तीनों चीज़ें हैं, तो बच्चा किसकी तरफ आकर्षित होगा सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले माँ की तरफ, ध्वनि की तरफ, या प्रकाश की तरफ, या भोजन की तरफ। तो सर्वप्रथम बच्चा भोजन की तरफ तो नहीं आकर्षित होगा, ये गलत है। बताइए तीन में से कौन सा होगा? सबसे पहले बच्चा किसकी ओर आकर्षित होगा? सबसे पहले बच्चा प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। प्रकाश, आप चाहें तो इसको नोटिस करके देख सकते हैं। कोई बच्चा हो या आपने इस पर ध्यान दिया भी होगा, आपके परिवार में कोई भी छोटा बच्चा हो, बिल्कुल नवजात शिशु हो, तो आपने देखा होगा कि वो प्रकाश को या लाइट जल रही होती है उसको देखता रहता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? प्रकाश इसका सही आंसर होगा। क्या है? बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है किसकी तरफ? प्रकाश की तरफ। ध्वनि नहीं होगा। ध्वनि तो जब ध्वनि मतलब कोई भी ध्वनि की जाएगी तब वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, लेकिन प्रकाश को वो मतलब एक तरफ ध्वनि है तो वो ध्वनि को भी इग्नोर कर देगा एक बार, लेकिन प्रकाश को वो बिल्कुल देखता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बालक सर्वप्रथम आकर्षित किसकी तरफ होता है? प्रकाश की तरफ। ये बहुत ध्यान रखिएगा, ध्वनि इसमें नहीं करना है, ध्वनि नहीं होगा, प्रकाश सही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है किस काल में? वयसंधि काल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या बाल्यावस्था में? बालक बालिकाओं यानी यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, को सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है किस में? सबसे ज़्यादा समायोजन किस काल में करना पड़ता है? A, B, C, D क्या होगा? ये करना होता है, ए आंसर सही हो जाएगा, वयसंधि काल में। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वय संधि काल में। और ये वय संधि काल क्या होता है? मतलब संधि काल किसको कहते हैं? और वय मीन्स क्या होता है? वर्ष। वय जो होता है इसको वर्ष बोलते हैं। वर्ष भी लिखा हो अगर तब भी यही बात है, और वय लिखा हो तब भी एक ही बात है, वय को वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए वर्ष संधि काल किसको कहेंगे? संधि मीन्स क्या होता है? तो आप समझ पाएंगे कि संधि किसको कहते हैं। अगर कोई भी शब्द समझ में ना आए तो उसको तोड़ दो, शब्द समझ में आ जाता है। इसका आंसर क्योंकि ए है वय संधि काल, क्योंकि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वय संधि काल में। और वय संधि काल क्या है? जब एक वय से यानी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रवेश काल हो रहा होता है तो उस काल को वय संधि काल कहते हैं, यानी बीच का। जैसे ना तो वह शैशवावस्था हो न बाल्यावस्था हो। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जो प्रवेश का जो बीच का काल होता है वो संधि काल हो सकता है, या फिर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, जब वो बाल्यावस्था भी ना हो किशोरावस्था में ना हो, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब वो प्रवेश कर रहा होता है तो वो होता है वय संधि काल। यानी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रवेश काल को वय संधि कहते हैं, वय संधि कहते हैं, यानी वर्ष संधि कहते हैं। और वही उसको काल कह दिया, यानी वो वाला जो समय है, काल मीन्स समय, तो वो जो समय है उसको कहेंगे वय संधि काल। ठीक, यानी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रवेश काल को वय संधि कहते हैं, और उस समय को क्योंकि काल लगा दिया समय यानी काल, तो उस समय को वय संधि काल कहते हैं। और इसी में बालक बालिकाओं को सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है। क्योंकि समायोजन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ना वो इधर के होते हैं ना वो उधर के, इसलिए उनको जो है थोड़ा ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है, कठिनाई भी उस समय होती है उनको, इसलिए ये होगा इसका सही आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। कोई भी बालक हो वो कुछ जानना चाहता है, उसकी कोई जिज्ञासा है जानने की, तो उसको क्या करना चाहिए? दमन करना चाहिए, उसका शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, शांत करना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, यानी कोई बालक अगर कुछ जानना चाहता है तो उसको बताना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। तो ये तो कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, शांत करना चाहिए जिज्ञासा को। नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। सीखना एक जटिल कैसी क्रिया है? सीखना एक जटिल मानसिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है या फिर नैतिक क्रिया है? तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें। सीखना एक जटिल मानसिक क्रिया है, या सीखना एक जटिल शारीरिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है या नैतिक क्रिया है? तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ए। सीखना एक मानसिक क्रिया है और सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो शारीरिक मतलब शरीर से नहीं सीखते, मन से सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक प्रक्रिया बाद में होती है, हो सकती है क्योंकि समाज से भी सीखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सबसे अधिक जो है मन से ही सीखते हैं, दिमाग से सीखते हैं, इसलिए सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में? कब हुई है भारत में बाल विकास की शुरुआत? क्योंकि बाल विकास पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई है 1930 में, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1930। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई, ध्यान रखिएगा। 1887, 1879, 1590 नहीं है, 1930 है, क्योंकि ये तो बहुत पहले का टाइम हो जाता है। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में। नेक्स्ट, विकास प्रारंभ होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास प्रारंभ होता है कब से? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था से? बताइए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को रोककर आप स्वयं इसका आंसर निकालिए। विकास कब प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर है ए, विकास कब प्रारंभ होता है? विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ये इसका सही आंसर है। ये तो बहुत ही सिंपल है। शैशवावस्था बाद में आती है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सभी अवस्थाएं तो बाद में आती हैं। तो विकास प्रारंभ होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, गर्भावस्था से। नेक्स्ट, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत हैं। किसी ने एक कारक सिद्धांत दिया है, किसी ने द्विकारक सिद्धांत दिया है, किसी ने बहुकारक सिद्धांत दिया है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है या उसके प्रतिपादक कौन है? मैक्डूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या बर्ट, कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किया है। किसने? थॉर्नडाइक ने। और ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी हैं, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक भी किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। बहुकारक को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो बहुकारक सिद्धांत का ध्यान रखना है आपको। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने, और ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी हैं। नेक्स्ट, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? उपनयन संस्कार ये होता है वैदिक काल में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैदिक काल में होता है उपनयन संस्कार। किस काल में होता है, किस शिक्षा काल में होता है पूछा जाए तो होता है वैदिक काल में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। वैदिक काल में होता है उपनयन संस्कार। नेक्स्ट, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में, ये जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका कैसे निभानी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या तटस्थ, कौन सी होनी चाहिए? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए, तो कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या तटस्थ, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सी, अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी कहें या अग्र सक्रिय भी, अगर ऑप्शन में अग्रोन्मुखी ना हो, अग्र सक्रिय लिखा हो, तब भी आप अग्र सक्रिय करेंगे या अग्रोन्मुखी, एक ही बात है। बच्चों के सीखने में माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी या अग्र सक्रिय। यानी अग्र सक्रिय मतलब सबसे पहले, सबसे आगे उनकी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले माता पिता ही होते हैं, तो सबसे आगे सबसे पहले उनकी भूमिका होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्रोन्मुखी। इसको अग्र सक्रिय भी लिखा हो तब भी आप अग्र सक्रिय करेंगे या अग्रोन्मुखी, अग्रोन्मुखी को ही अग्र सक्रिय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है?
मानव विकास किस दोनों मतलब कौन से दोनों चीज़ों का परिणाम है? तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और ये पिछले कई एग्ज़ाम्स में आया हुआ भी है। टेट के एग्ज़ाम्स में तो ये कई बार पूछा गया है। मानव विकास किन दो का परिणाम है, किन दो के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपने ज़रूर पढ़ा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग सभी ने पढ़ा हुआ है और ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। तो वीडियो को रोककर आप भी ट्राई कीजिए। इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखो, अभिभावक और अध्यापक का तो नहीं होगा। मानव के विकास की यहाँ पर बात हो रही, ना कि शिक्षा की। मानव विकास की बात हो रही। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो अभिभावक एवं अध्यापक का नहीं होगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक का भी नहीं होगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण का है। विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का, और ये विकास का एक पक्ष है। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हों कि इनमें से विकास का पक्ष है और उसमें अगर ये वंशानुक्रम और वातावरण है तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये विकास का एक पक्ष है। विकास के 4 पक्ष हैं, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक, और उनमें जो घनिष्ठ संबंध है वो किस में है? वो मानसिक और शारीरिक में है। तो यहाँ पर ये एक पक्ष भी है। वंशानुक्रम एवं वातावरण जो है ये मानसिक विकास, जो विकास होता है उसका एक पक्ष भी है कि जो वंशानुक्रम और वातावरण है इन दोनों के योगदान से ही जो विकास होता है वो विकास परिणाम किसका है? किन दो योगदान का? वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान है। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो, अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी? तो इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए, यानी प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए मतलब जो छोटे बालक होते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के जो उम्र होती है, जो अवस्था होती है, उनकी बात हो रही है। तो उन बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं आप? वीडियो, अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी? किसे मानते हैं आप? तो इसका सही आंसर है सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं आप? तो जो प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं वो अगर स्वयं के द्वारा जो उनका अनुभव होता है वो उनके लिए सबसे बेहतर होता है। किसके? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को क्या कहा जाता है? जिस प्रक्रिया में, यानी सीखने की प्रक्रिया जो होती हैं, तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ठीक है, दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या आकस्मिक अधिगम? क्या कहेंगे उसको? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप ऑप्शन ढूंढ पाएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा सही। यहाँ पर दूसरे शब्द को देखिए आप, ये वाले शब्द को आप पहचान जाएंगे इसका आंसर। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को क्या कहा जाता है? उसको कहेंगे सामाजिक अधिगम, यानी पहला सही हो जाएगा हमारा, सामाजिक अधिगम, क्योंकि दूसरों के व्यवहार से सीखता है। दूसरों के व्यवहार से सीखेगा तो वो समाज में आ जाएगा, सामाजिक अधिगम होगा, यानी समाज में जो दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे लोगों के व्यवहार से जो वो सीख रहा है तो वो उसमें किस में आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक अधिगम के। अनुबंधन नहीं होता है, प्रायोगिक भी नहीं, आकस्मिक तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? ए होगा, सामाजिक अधिगम। ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो दूसरे जो लोग हैं उनके व्यवहारों से सीख रहा है, तो ये समाज में आ जाता है और ये होगा सामाजिक अधिगम। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कल का वीडियो शायद
आपका RTE एक्ट 2009 के ऊपर आ सकता है। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उसको ज़रूर देखें क्योंकि आपका जो बाल विकास शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यहाँ से आपका 30 नंबर कवर होगा। तो आप जो है हमारे चैनल पर बस बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, तभी आपको जो है हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।